नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राय निर्माणा के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल पे। क्या है भाई अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल? पूर्वोत्तर भारत को विकास का नया इंजन बनाने के लिए एक रणनीतिक विकास के लिए अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल लाया गया है। क्या है अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल? तो अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल क्या है? अष्टलक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। अष्टलक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है समृद्धि की 8 शक्तियां। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को केवल एक सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प किया है। यह भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए यह मॉडल एक समग्र विकसित या समग्र विकास रणनीति है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक रणनीति है, एक पॉलिसी है, जिसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र की प्राकृतिक और रणनीतिक क्षमता का उपयोग करना। और जैसा कि आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत जो है वो नेचुरली काफी इनरिच है, तो अष्टलक्ष्मी योजना जो है ये पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के विकास के लिए एक योजना है। जो इसकी ये जो अष्टलक्ष्मी योजना है, अष्टलक्ष्मी में 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह मॉडल जो है यह पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य इसमें शामिल हैं। और मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आप एक चीज और देख रहे होंगे इस मैप में कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं इनकी ज्यादा सीमाएं अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% भाग इन राज्यों का है, जो जैव विविधता एवं जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसके रणनीतिक महत्व भी है, इसके सामरिक महत्व भी है। रणनीतिक महत्व क्या है भाई? रणनीतिक महत्व भी है, सामरिक महत्व भी है, इसके सांस्कृतिक महत्व भी है। रणनीतिक महत्व में अगर आप देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा काफी लंबी है। लगभग 98% अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है इस क्षेत्र से लगती है, यानी कि यह क्षेत्र 5 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं: चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। इन 5 देशों से ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, ये अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ये भारत से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत के मुख्य भूभाग से इसका संपर्क केवल 22 किलोमीटर है। इस बात को ध्यानिएगा, समझिएगा। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से 22 किलोमीटर संपर्क मार्ग है भारत के मुख्य भूभाग से ये राज्य जुड़े हुए हैं। सुरक्षा के परिदृश्य से भी बड़े महत्वपूर्ण है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इन क्षेत्रों में एक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। तो अष्टलक्ष्मी जो योजना है इसके रणनीतिक महत्व भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें विकास के कई स्तंभ हैं। संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, यहां पर रेलवे का विकास, नेशनल मार्ग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास भी, और कई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स विकास भी होना है। तो संपर्क मार्ग कनेक्टिविटी में ये काम होना है। व्यापार और उद्योग यानी कि इन क्षेत्रों में एमएसएमई को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। आपको इकोसिस्टम जो है फूड प्रोसेसिंग, बांस उद्योग, हस्तशिल्प,
इन सबको विश्व स्तर पर लेकर जाना है और यहां पर ये बड़े ही आसानी से इन चीजों को हम विश्व के स्तर पर लेकर जा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट कर सकते हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में, यानी कि भारत के हिडन पैराडाइज में इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को भारी बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि और जैविक खेती, आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्किम है यह पूर्ण रूप से जैविक राज्य इसको घोषित किया गया है। सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक राज्य है। सिक्किम की तर्ज पर ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट को वैश्विक ब्रांड बनाना है। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में चाय हो गए, मसाले हो गए और फल हो गए, इनके निर्यात पर जोर दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा विकास, जो जल विद्युत हमारा है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारा है, जो सोलर एनर्जी हमारा है, जो बायो एनर्जी है, इन क्षेत्रों में बड़े निवेश और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और असम में इन क्षेत्रों में काम होगा ऊर्जा विकास पर। साथ ही डिजिटल और संरचना पर, यानी कि भारत नेट के माध्यम से 4G हो गया, 5G हो गया, इनका विस्तार करना है। डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ क्षेत्रों में ई गवर्नेंस की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही साथ इन क्षेत्रों में कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से जो युवा आबादी है, उस युवा आबादी के लिए स्किल इंडिया, IT प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और साथ ही हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही सीमा पर संपर्क, जो सीमा पार संपर्क है, आपने कालादान मल्टी मॉडल परियोजना और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के जो निर्माण हो रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे व्यापारिक लागत कम होंगे। साथ ही साथ एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, यानी कि पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि आसियान का प्रवेश द्वार बनाना तथा बिम्स्टेक का सहयोग को मजबूती प्रदान करना भी इसमें महत्वपूर्ण बातें शामिल है। लेकिन इस मॉडल से लाभ क्या होंगे? तो इस मॉडल से जो संभावित लाभ होंगे वो आर्थिक और सामाजिक लाभ ही होंगे। भारी निवेश होगी, निवेश में वृद्धि होगी, तो निवेश में वृद्धि होगा तो रोजगार सृजन होगा। जैविक उत्पादों एवं हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि होगी। उसके साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन का विस्तार होगा। जब रोजगार बढ़ेगा, निवेश आएगी, तो उससे क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी। साथ ही साथ जो जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा। जो और फायदे होंगे हमको, सामरिक और सांस्कृतिक फायदे होंगे, यानी कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा। चीन के बढ़ते प्रभाव जो है, उस प्रभाव को कुशल संतुलन यहां से किया जा सकता है, उस प्रभाव को कम किया जा सकता है यहां से। साथ ही साथ सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से एक राष्ट्रीय एकता, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जो हमारा कनेक्टिविटी कम है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट कम है, हम इसके माध्यम से, सांस्कृतिक टूरिज्म के माध्यम से, हम पर्यटन के माध्यम से हम वहां पर क्या कर सकते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट स्थापित करेंगे। तो सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, इन सबके बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो भौगोलिक बाधाएं। भौगोलिक बाधाएं यानी कि आप देख रहे हो कठिन पहाड़ी इलाके ही हैं, और इन कठिन पहाड़ी इलाकों में घने जंगल और साथ ही साथ बार बार होने वाले भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं हैं। अन्य जो चुनौतियां हैं उसमें सुरक्षा और उग्रवाद है। कुछ क्षेत्रों में उग्रवादी गुटों की उपस्थिति और उनके छिद्रपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो है, वहां पर उनसे समस्या है। पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है, यानी कि विकास परियोजनाओं और समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक प्रमुख चुनौती है। निजी निवेश, इन कठिन परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करना थोड़ा सा कठिन है, तो ये प्रमुख चुनौतियों में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रमुख चुनौतियां आएंगी। भौगोलिक बाधाएं, सुरक्षा और उग्रवाद, पर्यटन में जो और पर्यावरण संरक्षण में जो दिक्कतें हैं, निजी निवेश में कठिनाई और क्रियान्वयन में देरी। आगे की राह क्या है? तो आगे की राह यानी कि टिकाऊ विकास हो सकता है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के साथ और संरचना विकसित की जाए। जन भागीदारी, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो वहां के हैं, उनकी भागीदारी लाई जाए, यानी कि विकास परियोजनाओं में
स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे मिलकर वो उस क्षेत्र का विकास भी करे, साथ ही उनका भी विकास हो। और वैश्विक बाजार, भविष्य में हमको वैश्विक बाजार भी मिल सकता है। पर्यटन के लिए देश विदेश से लोग आ सकते हैं। कृषि और एमएसएमई को सीधे वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ दिया जाए अगर तो। साथ ही गेटवे टू आसियान, यानी कि पूर्वोत्तर को वास्तविक अर्थ में दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा, यही अष्टलक्ष्मी योजना है जो पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए, उनके सांस्कृतिक विकास के लिए, उनके सामरिक विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई गई है। धन्यवाद।